वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में यह एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें हम जो स्टेप पुली है उस स्टेप पुली को डिफरेंट पार्ट्स में ए बी सी डी इस पार्ट्स में डिवाइड करके हर का वॉल्यूम निकालते हैं और वॉल्यूम निकालने के बाद हमें यह एक 7.2 ग्राम सीसी यानी कि डेंसिटी दी हुई थी। तो हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी निकाल के मटेरियल का वेट निकालते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यह न्यूमेरिकल कंप्लीट किया था। आज एक और न्यूमेरिकल इसके बाद वाला लेते हैं और इसे सॉल्व करने की समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। फाइंड आउट द वेट ऑफ 10 ms स्पिंडल, यानी कि 10 ms मतलब माइल स्टील स्पिंडल, 10 माइल स्टील स्पिंडल की वेट निकालिए। फाइंड द वेट ऑफ 10 ms स्पिंडल्स, द शेप एंड साइज ऑफ विच आर गिवन इन फिगर, यानी कि फिगर में इसका शेप और साइज दिया हुआ है। ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ स्क्रैप if they are turned out from a MS rod of 25 mm diameter, यानी कि आपको इसका वेट जो आपने स्क्रैप में निकाला है उसका भी वो वेट भी कैलकुलेट करना है, ताकि और आप उसका वेट निकाल कर उसे अल्टीमेटली हम जो फाइनल वेट निकाल रहे हैं उसमें उसे माइनस कर सकें और वो कितने का हुआ ये भी हम निकाल सकते हैं। एंड फेसिंग एंड पार्टिंग ऑफ अलाउंसेस कैन बी टेकन एज 1 मिलीमीटर एंड बस इतना ही है 1 मिलीमीटर। तो पार्टिंग और फेसिंग ऑफ के लिए 1 mm एक्स्ट्रा लेना है। व्हाट इज पार्टिंग ऑफ? जब हम 10 पीसेस बनाते हैं किसी एक रॉड से, तो जब हम रॉड से एक पीस बनाते हैं, सपोज एक पीस की लंबाई 100 mm है और हमारे 10 पीस की लंबाई 1000 mm है, तो 1000 mm डिवाइडेड बाई 10 mm जब हम करेंगे तो हमारे कितने पीस मिलेंगे? 100 mm करेंगे तो कितने पीस मिलेंगे? हमें 10 पीस मिलेंगे। तो जो 10 पीस जब हम कट करेंगे, पार्टिंग ऑफ मतलब किसी लंबे स्पिंडल से जब हम कोई एक पीस को निकाल देते हैं तो वी कॉल्ड इट एज पार्टिंग ऑफ। तो जब हम 10 पीस निकालेंगे तो हमको उसके बीच में कुछ अलाउंसेस कंसीडर करना पड़ेगा जिसकी सहायता से हम इस पीस को निकाल सकें। लंबे जो स्पिंडल रहते हैं उसमें हमें ये पार्टिंग ऑफ को कंसीडर करना पड़ेगा। दैट्स वाई इट इज़ गिवन एज 1 mm। और इन द सेम फैशन जब हम इस पार्टिंग ऑफ को कर रहे हैं तो फेसिंग भी ज़रूरी है कि यदि आप किसी एक सर्कुलर सेक्शन है उसकी किसी फेस को कंसीडर कर रहे हैं, आप उसको हमारे गाल समझिए, तो दैट इज़ फेस ऑफ, यानी कि हम उसको जब चिकना कर रहे हैं उस पोर्शन को तो भी हम ये 1 mm कंसीडर कर रहे हैं। साइज, शेप एंड साइज दिया हुआ, तो इस तरीके से हमको 10 mm स्पिंडल का स्क्रैप का भी वेट निकालना है और साथ ही साथ इसका भी वेट निकालना है। और MS रॉड है 25 mm के MS रॉड से हमने इसे टर्न किया है और फेसिंग और पार्टिंग ऑफ के लिए अलाउंस लिया है 1 mm। तो हम यदि एक स्पिंडल का जब निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 स्पिंडल का वेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसका शेप एंड साइज कैसा दिया। अब आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, सो वी विल कम टू द नेक्स्ट पेज एंड ट्राई टू सी द फिगर फर्स्ट। अब देखिए ये हमको शेप दिया हुआ है, ये स्पिंडल है और ये स्पिंडल जो रहता है इस तरीके का आपने देखा होगा कि हम लेथ में इसे प्रयोग करते हैं और लेथ में इसको प्रयोग करने के कारण हम इसके जो हमारी लेथ में जो टेल स्टॉक रहता है उसमें यह स्पिंडल लगाते हैं और इसको लगाने के साथ ही साथ हम इसके सामने कोई जॉब को फिक्स करते हैं। सो द जॉब शुड बी नॉट इन हैंगिंग पोजीशन, और वो
वाइब्रेट ना हो, इसलिए। तो हम यही समझते हैं, ये जो हमको स्पिंडल दिया हुआ है यह इसी हमारे लेथ के टेल स्टॉक में लगने वाला स्पिंडल है। तो आइए इस शेप को सबसे पहले समझते हैं। देखिए लास्ट इसमें हमने सिर्फ वॉल्यूम के लिए π/4d² इंटू एल फार्मूला का प्रयोग किया था, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे जैसे कि हर जगह आपको अलग अलग शेप मिलेंगे। आपको यह डिसाइड करना है कि सबसे पहले आपको किस तरीके से इस शेप को समझना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले आप फिगर देखिए और इसमें ये चेक करिए कि किसमें दिया हुआ है ऑल डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर, है ना। तो ये सारे डायमेंशन किसमें है, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें मिलीमीटर का अध्ययन करने में बहुत अभी तक हमारी प्रैक्टिस रहती है। सो हमको यह सब सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है। तो जब हम पहला वाला पोर्शन देखते हैं और ये एक परफेक्ट ट्राइंगल है तो हम इसे ए लिखते हैं। यदि ये बीच वाला पोर्शन देखें तो इसके यह पोर्शन और यह पोर्शन हमको एकदम सिमेट्रिकल दिखते हैं, यानी कि एक पोर्शन का निकालेंगे उसको 2 से गुना करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस विल कवर π/4d² इंटू एल, जैसे हमने लास्ट इसमें किया था। तो ये तीसरे वाले पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम सी समझ लेते हैं। अभी हम सिर्फ शेप को देख रहे हैं। और लास्ट जो एक जैसा दिख रहा है वी कंसीडर इट एज डी, सो वी कंसीडर एज डी, कंसीडर एज डी। तो ए बी सी एंड डी, इस तरीके से हमने इसे 4 भागों में विभक्त कर लिया है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको यह पता होना चाहिए कि हर जगह अब आपको इसमें अलग अलग वॉल्यूम के जो फॉर्मूलेज हैं उनको आपको यूज़ करना है। से फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल का वॉल्यूम निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यह जो है ये 60 डिग्री होगा। ये त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं इसको, कि जिसकी सारी भुजाएं सेम है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब एक 60 डिग्री है तो अपोजिट दूसरा 60 डिग्री होगा, साइमल्टेनियसली यह भी 60 डिग्री होगा और यह भी 60 डिग्री होगा। मतलब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, यानी कि टोटल 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के अंदर का जो एंगल रहते हैं वो यदि हम टोटल करेंगे तो ऑलवेज इट इज़ 180 डिग्री। सो अब हम इस ट्रायंगल का वॉल्यूम निकालने के लिए इस फॉर्मूले को जनरेट कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से हाफ, हम अभी ए की बात कर रहे हैं। ए में हमको सिर्फ 2 डायमेंशन, दो ही डायमेंशन दिए हुए हैं, सॉरी। एक है इसका एक फेज दैट इज 6 5 यानी कि ये 6 है तो इसका जस्ट हाफ कितना होगा, 3 होगा। यदि मैं यहाँ से एक लकीर खींचूँ तो ये एग्जैक्टली 3 पर कटेगी, 3 सेंटीमीटर पर। और देखिए यहाँ पर ये कट रही है 3 सेंटीमीटर पर, आप सभी को दिख रहा होगा। तो इसे मैं x मान लेता हूँ, इसे y मान लेता हूँ और ये जो सेंटर लाइन है ये इसे z मान लेता हूँ और ये इस डायग्राम में मैंने इसे दिखाया है। अब हम सिंपली इसे सॉल्व करते हैं। 1 ये 30 डिग्री हो गया है, आप सबको पता ही होगा 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री हो गया मतलब यदि मैं इसे h मान लूँ तो ये 3/h होगा, ये हाइट यदि मैं h मान लूँ तो ये हो गया 3/h साइन 10 30 बराबर 1/√3 होता है। इसको मैंने यहाँ रख दिया है और 3/h को रख दिया है और h इज इक्वल टू 3√3 आ गया, दैट इज़ 5.2 सेंटीमीटर। अल्टीमेटली हमको यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी, बिकॉज जब तक हम हाइट नहीं निकाल लेंगे, हाइट इंटू बेस हमको पता होता है। और तो हम किसी भी कोन, अब ये ट्रायंगल से कोन क्यों होगा, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो पोर्शन है ये 6 5 है, मतलब यहाँ पर एक सर्कल है इस
ट्राइंगल के बेस का, दैट्स वाई इट इज़ अ कोन। यदि ये कोन कंसीडर नहीं होता तो ये सिंपल ट्राइंगल होता। तो यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज 5.2 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, हाइट ऑफ कोन A हो गई 5.2 सेंटीमीटर जो आपने निकाली है, एंड बेस रेडियस R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, यह भी हमने समझने के प्रयास किया है। अब हम निकालते हैं सीधे न्यू वॉल्यूम ऑफ कोन A। तो V1 यदि इसको वॉल्यूम माने A का, आप VA भी लिख सकते हैं, V1 भी लिख सकते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये कोन का फॉर्मूला है। आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में इसे यूज़ किया ही होगा, मशीन ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहाँ से हम R का मान रखते हैं और H का मान रखते हैं, जो भी हमने निकाला 5.2 सेंटीमीटर, और रेडियस निकालते हैं 3 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखेंगे हर चीज़ सेंटीमीटर में, ये मिस्टेक्स जनरली होती है कि हम अभी तक मिलीमीटर का ही काम प्रयोग करते हैं और हम सेंटीमीटर में जब कैलकुलेट करें तो ये सही तरीके से कैलकुलेट नहीं होता है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन B हो गया आपका V2 π/4 d स्क्वायर इंटू एल, सॉरी इसको आपने निकाल लिया, दैट इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो V1 इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे आपको कई वो मिलेंगे जिसमें आपको इस तरीके की क्विजिंग होगी कि आपको बस इस तरीके का कोई डायग्राम दे दिया और आपको वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दी हुई रहती है एंड यू हैव टू कैलकुलेट जस्ट ओनली द वेट। तो हम इसको इस तरीके से जब निकालते हैं तो ये देखिए ये आ गया आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, वॉल्यूम ए का। अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन बी, यानी कि ये दो पार्ट है, इसको समझ लेते हैं डायग्राम से एक बार और। ये यहाँ से यहाँ तक हमने बी लिया है तो ऑटोमेटिकली ये भी बी होगा, और सी पोर्शन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, इस तरीके का रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, एक्चुअली ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है और ये भी सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसको हम देखने की कोशिश करो, वाई, बिकॉज दिस इज अ फाई, ये 4 फाई है, ये 6 फाई है, ये भी 6 फाई है, और इसकी दूरी दी हुई है। यदि बी का कैलकुलेट करेंगे तो इसकी विड्थ या थिकनेस दी हुई है 1, इसकी थिकनेस दी हुई है 1 और इसकी थिकनेस दी हुई है 4 की। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन बी V2 इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इंटू एल, π/4 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 1। ये कहाँ से आया, ये हमने d का मान लिया है 3, सॉरी d का मान लिया है 6, देख लेते हैं एक बार और। ये 6 है, ये 6 को हमने यहाँ पर d की जगह 6 रखा है और l की जगह 1 रखा है, ये देखिए 1 यहाँ से। तो ये आ गया आपका 28.25 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का ध्यान रखेंगे, ये जब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आप 6th सेमेस्टर में पहुँच गए, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्विकली कि वाई भी है, आई हैव रिटन हियर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको हर बार यूनिट जरूर लिखनी है। ठीक इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डिस्क 3 सेंटीमीटर थिक एंड 4 सेंटीमीटर डायामीटर। तो ये जो बीच का पोर्शन है C, इसको मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसका डायामीटर दिया हुआ है 4 और इसकी लेंथ दी हुई है 3। तो इसे भी मैं रख देता हूँ π/4 d स्क्वायर इंटू एल, और ये हम पहले भी इसको कर चुके हैं। तो 4 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 37.68। यहाँ पर अभी हमने 2 नहीं किए, ये जब हम टोटल प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट वी कम टू नेक्स्ट, ये क्योंकि देखिए वॉल्यूम यदि हम इंटरेस्टफुली याद रखते हैं तो डे टू डे में तो हमको ये वॉल्यूम्स हमें याद रहते हैं, बट समटाइम्स हम इसे भूल जाते हैं, दो हमें थोड़ा बहुत याद रहता है। तो आपको ये ज़रूर प्रैक्टिस रखनी है कि ये डिफरेंट शेप्स के जो वॉल्यूम है इनको कैसे निकालेंगे। यदि कोई क्विजिंग हुई, सपोज कोन है या अभी जो आप ट्रेपेजॉइड देख रहे हैं इसको है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो अब हम जो चौथा शेप देखने जा रहे हैं दैट इज़ डी, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक डायमीटर दिया हुआ है 4 एक डायमीटर दिया हुआ है 6 नीचे का बेस का 6 ऊपर के बेस का 4
और इसकी लेंथ दी हुई है 8 और इसको हमने माना है d। तो अब जब ये d माना है तो इसको निकालने का प्रयास करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पार्ट d, फ्रस्टम ऑफ कोन। जब हम किसी कोन को, सपोज a है, a को यदि मैं यहाँ से काट दूँ इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन बन जाएगा। तो ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन का डायमीटर वॉल्यूम हम निकालने का प्रयास करेंगे। इसके फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A1 इंटू A2। ये जैसे ही हम एक हाथ न्यूमेरिकल और करेंगे तो मैंने दूसरे इसमें इसका दूसरा फार्मूला यूज़ किया। ये दो फार्मूले हैं इसके। हम पहली बार जो ले रहे हैं वो इसका एरिया ले रहे हैं, एरिया लेकर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम दूसरा करेंगे तो दैट विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंट डायामीटर्स। तो जब हम इसको V4 लेते हैं तो दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A1 इंटू A2, एरिया 1 इन प्लस एरिया 2 अंडर रूट एरिया 1 इंटू एरिया 2 इंटू h/3। तो ये जो ऊपर आप देखें हैं h हमको दिया हुआ है 8, एरिया मतलब 4, ये 6, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको इस तरीके से निकालें, दैट इज 16, 36। अब हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया बस। A1 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 6 का स्क्वायर 36, और इन दोनों का अंडर रूट का 24, और h/3 में 8 डिवाइडेड बाई 3 किया है। वह बहुत सिंपल है। ये देखिए 8 यहाँ पर है और इसको हमने डिवाइड कर दिया है। एक और फॉर्मूला आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें, जिसमें कि हमने दूसरे तरीके से इसे फ्रस्टम ऑफ कोन को सॉल्व किया है। एनीवे, सो V4 इज इक्वल टू 159 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने इसके सारे वॉल्यूम्स निकाल लिए। तो यदि मैं इस प्रॉब्लम को देखूं तो इसमें मुख्य क्या था, π/4 d² L इंटू L। ये तो हमने पहले के प्रॉब्लम्स में जब स्टेप पुली का हम कर रहे थे तो हमने यूज़ किया था। सो वी एग्रीड की हमको अच्छे से समझ में आ गया था। सो हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं, हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। और ये जो दूसरा है A एंड D, सो दिस इज पार्ट ऑफ कोन, दिस इज अ फुल कोन एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ कोन, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इस वाले न्यूमेरिकल में और आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ भी जाएंगे शेप्स एंड साइज। तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना है इस कोन का और इसके फ्रस्टम ऑफ कोन का। यही इस प्रॉब्लम की यूनिकनेस रहेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ लेथ सेंटर। तो इस लेथ सेंटर का हम टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो जब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो जैसे हमने पहले कहा था कि कोन का वॉल्यूम V1, B ये 2 हैं तो 2V2 प्लस V3 मतलब C, और V4 मतलब फ्रस्टम ऑफ अ कोन। यहाँ एक बार और देख लेते हैं, ये V1 है, ये 2V2 है, ये V3 है और ये V4 है, और ये सब हमने अभी निकाल लिया है। इसके वॉल्यूम्स सबको प्लस करेंगे। सो द फाइनल आंसर इज 302.18 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए लास्ट 2 स्टेप्स में आपका प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, लास्ट 2 स्टेप्स ओनली, तो आपका प्रॉब्लम ही खत्म हो रहा है। बट द थिंग इज, आपको ये वॉल्यूम निकालने तक भी आपने सही बनाया और वेट निकाल दिया तो भी आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए वेट ऑफ मटेरियल निकालना है हमने। वेट ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ध्यान देंगे। वेट ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। और यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो जैसा मुझे याद आ रहा है कि इस पूरे प्रश्न में, ये देखिए इस पूरे प्रश्न में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसकी डेंसिटी कितनी है। सभी को समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू कन्वे यू। इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील। सो ध्यान रहे, जब भी हम माइल्ड स्टील MS जरूर की बात करें तो MS के जब भी हम कंसिडरेशन करें तो वी शुड रिमेंबर दिस 7.8। सपोज आपको प्रश्न पत्र में कोई भी मटेरियल नहीं दिया हुआ है,
और आपको निकालना है वेट. सो कंसीडर इट एज माइल्ड स्टील. रिमेंबर दिस 7.8 इंटू ग्राम पर सीसी, इतना आपको याद रखना है. तो यदि आपने कोई कहीं कुछ भी नहीं दिया तो आप किसी का भी एक टेंटेटिव वेट निकाल सकते हैं. दैट इज 7.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके वॉल्यूम को. सेंटीमीटर क्यूब में ही होना चाहिए, है ना, ये भी याद रखें, सेंटीमीटर क्यूब में ही होना चाहिए. 7.8 ग्राम्स पर सीसी, यानी कि अगेन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट फाइनल आंसर इन ग्राम्स, दैट इज 2357 ग्राम्स. इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे सो दैट डेफिनेटली इट विल बी 2.357 केजी. तो इस केजी में आने से हमारा वेट ऑफ मटेरियल आ गया है. और नेक्स्ट टाइम में देखिए हमने जो कंसीडर किया था 10 पीस के लिए हमको फेस ऑफ और पार्टिंग ऑफ के लिए एक mm दिया हुआ था. तो अब हम उसका कैलकुलेशन करेंगे. मटेरियल कॉस्ट ऑफ लेथ सेंटर, इसको हम निकाल रहे हैं. तो 10 पीस तो हमारे पास थे ही, 10 पीस तो हमारे पास थे ही. हमारे पास टोटल केजी भी आ गया है और इसका प्राइस दिया हुआ है. हमको प्राइस निकालना है 20 रुपीज़, इसका प्राइस दिया हुआ है. और आई थिंक ये क्वेश्चन में यहाँ पर है नहीं, लेकिन इसका प्राइस 20 रुपीज़ है. तो 20 रुपीज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से इसका जस्ट अ मिनट, यहाँ से इसका हम पैसे में निकाल रहे हैं ₹47.14. तो ये जो 20 है दिस इज 20 रुपीज़. तो इस तरीके से आप इसका मटेरियल कॉस्ट इस लेथ सेंटर का निकाल सकते हैं यदि आपको कॉस्ट दी होगी तो. अभी फ़िलहाल हमको सिर्फ और सिर्फ इसके वॉल्यूम को निकालने पर ही हमारा ध्यान रखना है ताकि हम सही तरीके से वॉल्यूम निकाल सकें और निकालने के बाद उसे सही तरीके से इसे अरेंज करके रख सकें. सो आई होम वेरी होपफुल कि विद दिस प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन हम इसे सही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, फिर से हम रिपीट करते हैं. हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सारी प्रॉब्लम्स को एक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहें सबके वॉल्यूम्स एट द एंड ऑफ क्लास को रिपीट करेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगे और समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आएंगे. तो पहले प्रॉब्लम में हमने ये जो वॉल्यूम्स लिए थे दीज आर बेस्ड ऑन सिलेंड्रिकल शेप. सो इसका फॉर्मूला था π/4 d² × L. आज के प्रॉब्लम में हमने जो शेप लिया दैट इज कोन एंड अ फ्रस्टम ऑफ कोन, π/4 d² L इन सब में हो गया, बी और सी में. तो इसका जो फार्मूला था इसको हमने निकाला. इसका h, इसको 3 से डिवाइड किया, 1030 लंब बटा आधार. सो 3/h यहाँ पर रखा. 1030 ये हमारा एंगल है, इसकी जगह हमने 1/3 रखा और h का मान निकाला दैट इज़ 5.2 सेंटीमीटर. यहाँ पर हमको h निकालने का आवश्यकता नहीं है फ्रस्टम ऑफ कोन में बिकॉज ये ऑलरेडी इट इज़ गिवन दैट इज़ 8. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर h दिया हुआ नहीं है इसलिए हमको इस तरीके से इसको निकालना पड़ा. और हमने जो मेन फार्मूला यूज़ किए आज दो, वो है एक V1 = 1/3 π/πr² h, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया. और V4 यानी कि वॉल्यूम 4 = हमने A1 + A2 + √A1A2 × h/3, इसको करते हुए हमने वॉल्यूम निकाला. अभी हम फिलहाल इस डेप्थ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं व्हाट इज़ दैट एंड दैट. अभी हम सिर्फ वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेट पर कर रहे हैं. दिस इज़ अवर सेकंड प्रॉब्लम. तो मैं चाहूँगा कि आज आप इस एंड ऑफ क्लास में इन दोनों वॉल्यूम्स को इस जो 3 मुख्य वॉल्यूम्स हमने अभी तक किए हुए उसकी एक लिस्ट बना लें, साथ में एक रेफरेंस डायग्राम बना लें ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप बिल्कुल आसानी से इसे याद कर सकें और आसानी से इसे सॉल्व कर सकें. सो नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक अनदर क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन टू. So thank you students, thank you very much for your kind attention. We will meet in the next class and try to solve question number 4
thereafter few more problems. Thank you very much for your kind attention.